जनरली जब हम स्टार्टअप्स के बारे में सोचते हैं तो सामने आते हैं विजनरी लोग, इनोवेशंस, हार्डवर्क जैसी चीजें। लेकिन रियलिटी में इनमें से कई सारी चीजें स्टार्टअप्स के अंदर ज्यादातर फॉलो नहीं होती। कुछ सालों बाद में कई सारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी फाउंडर्स जो है वो करोड़पति बनकर निकलते हैं। ये होता कैसे है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, स्टार्टअप शुरू होते हैं आइडियाज के साथ, लेकिन जल्द उन्हें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है वायबल बिजनेसेस के अंदर, जहां पर लोगों को कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड की जा सके और एक रियल वर्ल्ड कंपनी के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो पाए। और अगर एक रियल वर्ल्ड कंपनी बनकर उसे सस्टेनेबल बनाना है तो जरूरी होता है कि वो स्टार्टअप पैसे भी कमाए और प्रॉफिटेबल रहे। अब दिक्कत यह है कि स्टार्टअप ज्यादातर ऑन पेपर बिजनेस लगते जरूर है, लेकिन उनमें से कई सारे नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, कई बार तो काफी ज्यादा लॉस मेकिंग होते हैं। लेकिन इसके बावजूद कई सारे लोग जो स्टार्टअप्स के अंदर काम करते हैं वो अच्छे खासे अमाउंट में पैसे बनाकर एग्जिट लेते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें कुछ चीजें पहले जाननी पड़ेगी। पहले समझते हैं कि स्टार्टअप ग्रो कैसे होता है। शुरुआत होती है एक आइडिया से, फिर वो आइडिया बनता है एक रिटन बिजनेस मॉडल और फिर मिलती है सीड फंडिंग। अगर आपका आइडिया आप किसी को भी कन्विंस कर पाओ कि ये आगे जाकर एक वायबल कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस ये बन सकता है, तो इसे देखते हुए कई सारे इन्वेस्टर्स आपको पैसा देंगे जो आप अपने ऑपरेशन शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसी को देखते हुए अगले राउंड्स ऑफ फंडिंग में और पैसे उठाए जाते हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स से, ताकि आपके ऑपरेशंस बढ़ाए जा सके। जहां पर भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे लगाने की जरूरत है उनमें वो इस्तेमाल किया जा सके। इन्वेस्टर्स का पीछे पैसे लगाने का रीजन ऐसा होता है कि जब ये बिजनेस बड़ा बन जाएगा, ऑपरेशन से अपने सेट कर लेंगे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे जो उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा होगा। साथ साथ कंपनी के अंदर उन्हें इक्विटी मिलती है, यानी कंपनी के अंदर के हिस्से उन्हें इस फंडिंग के जरिए मिलते हैं, जिसके कारण आगे जाकर जब कंपनी बड़ी होगी तो उनके इन्वेस्टमेंट्स पर उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन सुनने में जितना ये चीज सिंपल लगता है, वैसे इतना इजी ये होता है नहीं। एक आइडियल वर्ल्ड में किसी बिजनेस के अंदर अगर आप पैसे लगा रहे हो तो वो जब प्रॉफिटेबल बनेगा तब आप रिटर्न्स की उम्मीद करोगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि कई सारे स्टार्टअप्स फंक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पर जो छोटी कंपनीज है उनके प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो ना हो, सर्विसेज फीजिबल हो ना हो, कोई आइडिया का बेसिस हो या नहीं हो, इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एम कई बार ये होता है कि सिर्फ क्विक मनी बनाया जाए। अब ये क्विक मनी बनता कैसे उसके बारे में समझते हैं। आप सबने स्टार्टअप के वैल्यूएशंस के बारे में सुना होगा। हमेशा न्यूज आते रहती है कि XYZ स्टार्टअप ने $1 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल कर ली, इसकी वजह से अभी वो यूनिकॉर्न बन गया है। कोई और दूसरे स्टार्टअप ने 10 बिलियन की वैल्यूएशन अभी हासिल कर ली है। ये चीजें आपने कई बार खबरों में सुनी होगी। तो एक्चुअल में होता ही क्या है ये वैल्यूएशन? अगर एक सिंपल भाषा में समझाओ तो वो एक ऐसी अमाउंट है कि अगर आज के डेट में आप उस स्टार्टअप को नए तौर पे शुरू करना चाहते हैं जीरो से, या फिर डायरेक्टली उस लेवल पर पहुंची हुई कंपनी को खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए अंदाजन कितने पैसे लगने चाहिए, उसे वैल्यूएशन कहा जाता है। इसके अलावा कुछ दूसरी डेफिनेशंस भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जनरली ये एक एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए कई सारे मेथड्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन इंडिया के अंदर जनरली जो इन्वेस्टर्स मेथड यूज करते हैं वो ये है कि जो स्टार्टअप का करंट रेवेन्यू होता है उससे एक फैक्टर नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक स्टार्टअप है जिसने 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया। यहाँ पर मैं रेवेन्यू की बात करूँ, प्रॉफिट की नहीं, क्योंकि कई सारे स्टार्टअप बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमाते हैं लेकिन प्रॉफिट वो नहीं कमा पाते। अब इस रेवेन्यू के अंदर सपोज 2 मल्टीप्लाई कर दे, जो कि ग्रोथ फैक्टर के नाम से जाना जाता है, और वैल्यूएशन स्टार्टअप की बन गई 200 करोड़। अब ये 2 नंबर डिसाइड किसने किया इसके बारे में समझते हैं। इसके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स और उनकी अकाउंटिंग फर्म्स होती है या एक्सटर्नल फर्म्स होती है जो स्टार्टअप की तरफ से ही एम्प्लॉय की जाती है, वो डिसाइड करते हैं कि ये नंबर होगा क्या, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, 15 या 20। लेकिन जो फाउंडेशंस होते हैं इन नंबर को डिसाइड करने के लिए वो होता है स्टार्टअप का मैनेजमेंट कैसा है, कंपटीशन स्टार्टअप का मार्केट में फिलहाल क्या है, फ्यूचर प्लान्स स्टार्टअप के क्या है, एज ऑफ नाउ उनका ग्राफ कैसा नजर आ रहा है। ऐसे सारी चीजों को देखते हुए वो नंबर डिसाइड किया जाता है। क्योंकि ये चीज नॉन टेंजिबल है, ये काइंड ऑफ पर्सनल ओपिनियंस वगैरह पर भी कभी कभी डिसाइड होती है। इसके कारण इस नंबर को बहुत ज्यादा इजीली मैनिपुलेट किया जाता है, और ओवर वैल्यूएशन जिस चीज के बारे में आप सबने सुना होगा, ये इसी नंबर के कारण हमें ज्यादातर होते हुए नजर आती है। जहां पर जो स्टार्टअप 5-10 बिलियन डॉलर की वैल्यू भी नहीं रखता है, वो 20-30 बिलियन डॉलर की वैल्यूज तक भी पहुंच जाता है, ताकि मार्केट में ऐसा नजर आए कि ये एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बनने वाली है। और ओवरऑल मार्केट में इस कंपनी की हाइप
बढ़ना शुरू होती है। अब बात करते हैं कि इसमें स्कैम क्या है, या बेटर वर्ड्स में कहे तो इसका गलत फायदा कैसे उठाया जाता है। पहला ऑप्शन होता है इजी एग्जिट स्ट्रेटजी का। इनफैक्ट अगर आप स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में जानते हो तो कई बार ऐसा होता है कि फंडिंग राउंड्स के दौरान आपको ये पूछा जाता है कि आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप स्टार्टअप पे से बाहर आओगे बड़े पैसे कमाते हुए। तो यहाँ पर गोल बिल्कुल भी इन्वेस्टर्स का ये नहीं होता है कि कंपनी को वो बढ़ाए। उनका गोल ये होता है कि कुछ समय बाद में अच्छा खासा रिटर्न्स लेकर वो बाहर निकल जाए और फिर कंपनी डूब जाए, उसके साथ कुछ भी हो इस बात पर हमें फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए कई सारे डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है फिर से एग्जिट करने का ही, लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे मेथड्स यूज किए जाते हैं कि स्टार्टअप सर्वाइव करता है लेकिन बिना फाउंडर्स के। और ये करने के लिए भी कई सारे कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, काफी डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग की जाती है ताकि नंबर्स जो है ऑन पेपर अच्छे नजर आए। फाइनेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, काफी पेचीदा बन सकता है, लेकिन ये सब बातें जो हो रही है वो है हाई लेवल फाइनेंस की। ये होता है इसलिए क्योंकि इसका नॉलेज ज्यादातर सबसे दूर रखा जाता है और जो नॉर्मल लोग हैं वो कभी भी इस नॉलेज को इजीली गेन नहीं कर सकते, क्योंकि बुक्स जैसी चीजें पढ़ने के लिए समय नहीं है ना मूड, और जो बचा कुचा रिलेशंस का टाइम है उस समय पर ऑनलाइन भी ऐसे कोई चीजों के अंदर टाइम स्पेंड करने का मन नहीं करता। इसी के लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन ऐसी नॉलेज गेन करने के लिए निकल कर आते हैं ऑडियो बुक्स। कभी भी आपके वर्क के दौरान, ट्रैवल के दौरान या कोई दूसरा काम जब आप कर रहे हो जहां पर आपको डेडिकेटेड अटेंशन की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे ऑडियो बुक्स आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। हाई लेवल फाइनेंस के पहले बेसिक पर्सनल फाइनेंस समझना जरूरी है, जिसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है रिच डैड पुअर डैड, जो आपको रूकी मिस्टेक से लेकर अच्छे स्टेप्स बताते हैं कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, कैसे नहीं करना चाहिए और बेसिकली क्या गलती होती है एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में जिसकी वजह से वो बड़ा इन्वेस्टमेंट खड़ा नहीं कर पाता। और वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है ये सुनने के लिए। कोको एफएम में ये बुक मैंने पर्सनली सुनी है, वो भी हिंदी में। सेम बुक जब मैंने इंग्लिश में कुछ सालों पहले सुनी थी तो इतना इफेक्ट मुझ पे इसका हुआ नहीं था, लेकिन फाइनली जब हिंदी में इस बुक को मुझे सुनने का मौका मिला कुछ दिनों पहले, तब ये काफी ज्यादा अवेकनिंग था। और ऐसा मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि हिंदी में सुनने के बाद में जो इम्पैक्ट इस पूरे बुक के कॉन्सेप्ट का मुझ पर गया वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना। इनफैक्ट जब मैं वीडियोस एडिट कर रहा होता हूँ, इंफ्रा न्यूज बना रहा होता हूँ, तब ऑडियो को एडिट करने का पार्ट खत्म होने के बाद में अगले 3 से 4 घंटों तक जब बाकी एडिटिंग चल रही होती है, उस टाइम पर मैं कंटिन्यूअसली ऑडियो बुक्स सुनते रहता हूँ। और कुकू एफएम पिछले कुछ दिनों से मुझे ये बुक्स प्रोवाइड कर रहा है। कुकू एफएम पर आपको हजारों ऑडियो बुक्स मिलेंगे आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने में मदद करने के लिए, वो भी कई सारे इंडियन लैंग्वेजेस में। और जैसे आपकी पसंद हो वैसे आप इन बुक्स को सुन सकते हो, और इसके लिए आपको साल में डेली 1 रुपीज से भी कम का खर्च आएगा। कुकू एफएम के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर PT20 इस कोड को इस्तेमाल करते हुए आप 20% डिस्काउंट पा सकते हैं सब्सक्रिप्शन पर, और ऑडियो बुक सुनने की जर्नी आपकी कुकू एफएम के साथ में शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं असली स्कैम पर। एक ऐप है जिसका नाम है ब्रेड। उसने रेवेन्यू कमाया था 1000 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट्स नहीं, और उसमें इन्वेस्टर्स ने लगाए 100 करोड़ रुपीस। उस 100 करोड़ रुपीस से उन्होंने 20% स्टेक खरीद लिया ब्रेड कंपनी के अंदर। अब एक दो और छोटे मोटे इन्वेस्टर्स ने आकर और पैसे लगाए और टोटल 25% हिस्सा उस कंपनी का ऐसे बन गया जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट लगाते हुए इक्विटी के तौर पर खरीद लिया है, यानी 25% कंपनी इन्वेस्टर्स के पास में है। अब इन पैसों का इस्तेमाल वो कंपनी करती है हायरिंग, इनोवेशन, अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए एक आइडियल सिनेरियो में। लेकिन अगर आज के स्टार्टअप मार्केट की बात करिए तो जनरली जो इन्वेस्टमेंट्स आती है उनमें से ये सब चीजें मजाक बन गई है। ये पैसे जो है एक्चुअल इनोवेशन, प्रोडक्ट को ठीक बनाना, इन सारी चीजों में इन्वेस्ट होती है, लेकिन बहुत बहुत छोटे स्केल पर। और कई सारे स्टार्टअप जो है वो 80 to 85% पैसा इन्वेस्टर्स का हाइप क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ वेबसाइट्स में फेक आर्टिकल्स लिखना हो, बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल एडवर्टाइजमेंट करनी हो, बड़े बड़े स्पोर्ट्स लीग को स्पॉन्सर करना हो, और हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के बेसिकली उनका नाम मार्केट में बड़े करने पर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे एक्चुअल में कंपनी प्रॉफिटेबल हो ना हो। अब इसका वजह से होगा ये कि जो रेवेन्यू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की हमने बात की थी वो काफी बड़ा बन जाता है। और सपोज अभी 2 का फैक्टर इन्हें मिल गया तो उस कंपनी की वैल्यूएशन 2000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यानी इन्वेस्टर्स ने जो इनिशियल पैसे लगाए, जिसमें से मिला हुआ 25% स्टेक वो बेचने के लिए तैयार होते हैं, तो उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट्स पर डबल प्रॉफिट्स मिलेंगे। और उनका भी काम है बेचने के लिए कुछ तो ऑप्शन ढूंढना। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि ऐसी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ब्रेड ऑप्शन प्रॉफिटेबल है नहीं, कोई बिजनेस ब्रेक थ्रू इन्होंने किया नहीं है। इनफैक्ट ब्रेड जैसी कुछ दूसरे एप्लीकेशन है जो 1 रुपीज कमाते हैं इन्वेस्टर्स के 700 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में।
तो आप समझ सकते हो कि बिल्कुल भी ये वायबल ऑप्शन नहीं है। हर स्टार्टअप एक पॉइंट तक इन्वेस्टमेंट से पैसे उठाता है, अपना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बढ़ाता है, वैल्यूएशन उसकी वजह से बढ़ती है, धीरे धीरे ये आंकड़ा बड़ा होते जाता है, हाइप और ज्यादा बढ़ती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वैल्यूएशन अपने पीक पर होती है। उस टाइम पर आप भी समझ जाते हो कि अभी इन्वेस्टर्स और पैसा नहीं लगाएंगे और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड लोग होते हैं वो भी जानते हैं कि अभी वैल्यूएशन इसके आगे नहीं बढ़ेगी और तब काम शुरू होता है एग्जिट लेने का। अब वन ऑफ द इजीएस्ट ऑप्शंस जो मीडियम लेवल के स्टार्टअप्स के लिए बनकर निकलता है वो है डायरेक्टली किसी कंपटीशन से एक्वायर हो जाना। अगर आप आपके इन्वेस्टर्स ठीक से किसी बहुत बड़ी कंपनी को ये समझा सकते हो कि उनका स्टार्टअप आगे जाकर उनके लिए कंपटीशन बन सकता है, आपका स्टार्टअप काफी ज्यादा बिजनेस आगे जाकर ले आ सकता है, चाहे आपकी बैलेंस शीट काफी खराब क्यों ना हो, फिर भी कोई ना कोई बड़ा स्टार्टअप कई बार इन चीजों को एक्वायर कर लेता है और बाद में उनके लिए वो काफी बुरा डिसीजन साबित हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा होते हुए हमने देखा है स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर। Amazon, SoftBank, गूगल, इन तीनों कंपनीज ने ऐसे कई एक्विजिशंस किए हैं जिन्हें खरीदते ही फाउंडर्स को तो बहुत बड़ा पैसा मिल गया, लेकिन बाद में वो कंपनी इतनी ज्यादा अनवायबल थी कि कंपनीज को वो बहुत बड़े लॉसेस देकर गई। सेकंड और आज के डेट में काफी नया ऑप्शन निकल कर आया है वो है स्टार्टअप्स का तुरंत आईपीओ कर देना। एक टाइम ऐसा था कि अगर आपको अपना आईपीओ करना है, पब्लिक मार्केट्स पर आपको लिस्ट होना है, तो उसके पहले आपको मल्टीपल साल पहले आपके प्रॉफिट्स दिखाने होंगे, आपका अकाउंट्स काफी अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आपको जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज है वो परमिशन देती थी। लेकिन चेंज होते हुए सिनेरियोस के साथ में स्टार्टअप्स को भी ज्यादा पैसे मिल पाए ऐसे कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप्स का आईपीओ लाना इंडिया के अंदर भी अभी इजी होने वाला है, जबकि कुछ दूसरे देशों के अंदर ऑलरेडी इजी हो गया है और नॉन प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स भी अपना आईपीओ ला सकते हैं। अब आईपीओ के दौरान कैसे पैसे मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब ब्रेड स्टार्टअप के अंदर 25% स्टेक्स इन्वेस्टर्स ने खरीद के रखा है, वैल्यूएशन बढ़ा दी है उन्होंने काफी हाइप के जरिए 2000 करोड़ की, तो ऑलरेडी उनका पैसा तो डबल हो गया है। लेकिन अभी जब आईपीओ की बात होगी तो उस टाइम पे वो उस 2000 करोड़ को भी हाइप करते 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 20,000 करोड़ तक ले आएंगे और ये होते हुए कई बार देखा गया है। और अब उस 20,000 करोड़ की ओवर वैल्यूएशन पे उस स्टार्टअप का आईपीओ किया जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा हाइप बनी है तो रिटेल इन्वेस्टर्स और कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आईपीओ के दौरान अच्छा खासा पैसा लगाएंगे। इस आईपीओ के दौरान जो टुकड़े कंपनी के बेचे जा रहे होंगे वो इन्वेस्टर्स फाउंडर्स को बिलोंग करेंगे, यानी अपने खुद के हिस्से बेचकर वो निकलने के लिए आईपीओ ला रहे होंगे। वैसे कुछ रूल्स होते हैं जहां पर वो पूरा का पूरा हिस्सा नहीं बेच सकते, लेकिन अभी क्योंकि इतना वैल्यूएशन हो गया है तो पूरा का पूरा हिस्सा नहीं बेचने के बावजूद भी अच्छा का प्रॉफिट वो कमा सकते हैं। ऐसे ही वैल्यूएशन पर बहुत बड़े बड़े आईपीओ आते हैं, लोग शेयर्स खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में जब पता चलता है कि फंडामेंटल्स ही गलत है, कंपनी प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं बन सकती, इसके अंदर कोर पे ही चीजों में दिक्कत है, तो शेयर्स की प्राइस गिरने लगती है और कंपनी एक पॉइंट पर डूब जाती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स की बात करें इसके अंदर तो WeWork, इस स्टार्टअप ने बेसिकली सिर्फ ऑफिसेस रेंट पर देने का एक बिजनेस मॉडल बनाया था, कोई भी उसके अंदर ज्यादा इनोवेशन था नहीं, लेकिन फिर भी $47 बिलियन के वैल्यूएशन तक वो पहुंच गया था और आईपीओ के बाद में काफी ज्यादा नीचे ये गिर गया 7.8 बिलियन तक, यानी कई गुना इसकी वैल्यूएशन कम हो गई। लेकिन फाउंडर्स और कई सारे इन्वेस्टर्स अच्छा खासा पैसा बनाकर चले गए। उबर के साथ में भी सिमिलर चीज हुई, जहां पर बहुत बड़े वैल्यूएशन के साथ में वो बाहर आए, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा नीचे भी गिर गए और नुकसान इसका हुआ जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स है उनको, लेकिन फाउंडर्स वगैरह अच्छा खासा पैसा बनाकर निकल गए। अगर कोई स्टार्टअप एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं बना पाता है और बिजनेस मॉडल अच्छा खासा प्रॉफिटेबल भी नहीं बना पाता है तो बस वो फेल हो जाते हैं, डूब जाते हैं और वो एग्जिस्ट करते थे इसके बारे में कुछ सालों बाद में कोई याद भी नहीं रख पाता। ऐसा नहीं है कि सारे स्टार्टअप स्टार्ट होते ही इसी गोल के साथ में काम करना शुरू करते हैं, बाय टाइम उनका माइंड चेंज होता है, इन्वेस्टर्स के जरिए स्टार्टअप के फाउंडर्स को प्रेशराइज किया जाता है। लेकिन अभी ये ट्रेंड बनता जा रहा है जहां पर वैल्यूएशन को हाइप करके एग्जिट स्ट्रेटेजी लेते हुए बिना एक्चुअल इनोवेशन के स्टार्टअप्स को चालू और बंद किया जाता है। इनफैक्ट कई सारी कंपनी अभी इसी बिजनेस के अंदर है जहां पर वो पैसे लगाती है या खुद स्टार्टअप बनाती है, वैल्यूएशन बढ़ाती है, बेचती है और निकल जाती है और मल्टीपल टाइम साल में वो ऐसा करती है। इसकी वजह से कुछ लोग के पास में बहुत पैसे आ जाते हैं, लेकिन नुकसान काफी बड़े लेवल पर होता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो जेन्युइन स्टार्टअप्स है उनका नाम खराब होता है, पूरे मार्केट को एक खराब लुक मिलता है। जो एम्प्लॉइज बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट्स के दौरान हायर किए जाते हैं वो बेचारे फायर हो जाते हैं और मार्केट्स के अंदर जो जेन्युइन वैल्यूड कंपनीज है उनका नाम पीछे चला जाता है, छुप जाता है इन ऐसे हाइप्ड स्टार्टअप्स की वजह से। देखते क्या ये इकोसिस्टम चेंज हो पाता है या नहीं। और इसलिए सिर्फ सरफेस पे हाइक नहीं, लेकिन बिजनेस की रियलिटी को देखना बहुत जरूरी है और इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा ऑडियो बुक्स एक बेस्ट ऑप्शन बनकर निकलता है।
मैं पर्सनली अंकुर वारीकूस पॉडकास्ट हाउ टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम को भी रिकमेंड करूंगा। ये भी एक मस्ट लेसन है और ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट मैं अभी खत्म करने ही वाला हूँ। तो फिर से एक बार, अगर आप कुको एफएम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप ना सिर्फ ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन पर PT20 इस कोड को इस्तेमाल करते हुए 20% डिस्काउंट पा सकते हो। तो जरूर लिंक को क्लिक करना और PT20 इस कोड को इस्तेमाल करना नहीं भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में।